तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि आज का लाइव क्लास है जो कि आपका नेट के इशू की वजह से नहीं हो पाया था, तो इसको हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके तहत आपका आज का जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 है जो कि आपका आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एसएससी CHSL ऑफिशियल पेपर 14 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का एक ग्रुप है प्राइवेट, वहीं पर दिया जाता है, तो आप लोग उससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका 9973741666 है व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्वविद्यालय की स्थापना है पाल शासकों ने किया था। ठीक है, तो पाल शासकों ने किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, इसको पाल वंश के शासक थे, उसको स्थापना किया गया था उनके द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जी के द्वारा किया गया था। ये जो विश्वविद्यालय है आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आप लोग अगर बिहार से ताल्लुकात रखते होंगे तो भागलपुर के विषय में जानते होंगे। ठीक है, तो भागलपुर बिहार में ये आपका विश्वविद्यालय है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका है नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त या गुप्त प्रथम के द्वारा इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, जो कि किस वंश का शासक था, तो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, इसके अलावा इसको 1199 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी था, ठीक है, बख्तियार खिलजी था, उसने इस विश्वविद्यालय को आपका जला दिया था। यह आपका नालंदा बिहार में ही पड़ता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है, तो जो पाल राजवंश है उसका स्थापना पूछेगा, तो पाल राजवंश का जो स्थापना है आपका गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्यानी जो नृत्य शैली है आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जो पांड्यानी है वो दोस्तों आपका केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है, तो केरल का है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, केरल। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, तो एक मुखौटा नृत्य है, मुखौटा युक्त एक औपचारिक नृत्य भगवती मंदिर में किया जाने वाला प्राचीन अनुष्ठान है। तो भगवती मंदिर अभी कहाँ पड़ेगा, तो ये भी दोस्तों आपका केरल में पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो अर्थ होता है आपका योद्धाओं की एक पंक्ति होता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक के कुछ नृत्य को देखें तो कर्नाटक में आपका कुनीथा हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा, सन्नाथ परिजात हो जाएगा और दोलता, ये सभी आपका कर्नाटक का नृत्य रूप है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो धनगरी गजा, कोली नृत्य, लावनी नृत्य और तमाशा और पोपदास, ये सभी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। केरल की बात करेंगे तो थय्यम, तिरुवथिरकल्ली, इसके अलावा चक्यार कुथु कुडियाटम, ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम और कथकली और पडियानी, ये सभी आपका केरल का। तमिलनाडु की बात करेंगे तो कुमी और कोल्टम और मैयल अल्टम और पुलियाटम और भरतनाट्यम, ये सभी आपका कहाँ का हो जाएगा, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। उसी प्रकार मोहिनी अट्टम कथकली क्या है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो कि हीमोग्लोबिन जिन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, थैलेसीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन विकार होता है क्या है कि वंशानुगत स्थितियों का एक समूह है जो कि किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ से कि नॉर्मल भाषा में आप लोग आरबीसी के तौर पर जानते होंगे, उसको प्रभावित करता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से ऑक्सीजन लेती है और इसे शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाती है। हीमोग्लोबिन विकार लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं का संख्या में कमी हो जाता है और अपनी काम है जो कि करने में कम सक्षम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे आम हीमोग्लोबिन विकार में आपका एक आता है सरल सेल रोग, ठीक है, सॉरी सिकल सेल रोग, एक आपका आता है थैलेसीमिया जो कि ऑप्शन में दिया गया था। इन बीमारियों का कारण है बनने वाली जीन के कुछ संस्करण मलेरिया से भी रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित लंबी कूद लॉन्ग जंप खिलाड़ियों में किसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लंबी कूद में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है, रजत पदक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुरली श्रीशंकर। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने आपका ऐतिहासिक रजत पदक अपने नाम किया था पुरुषों की लॉन्ग जंप की श्रेणी में। इसके पहले आपका सुरेश बाबू एडमंटन 1978 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हुआ कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। भारत ने टोटल कितना पदक अपने नाम किया था, तो भारत ने टोटल 61 पदक अपने नाम किया था, इस बात को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोएस, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोएस गाद से समृद्ध मिट्टी है जो कि पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ कृषि भूमि बनाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बल का आयामी सूत्र क्या होता है या कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका MLT-2 है, ठीक है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, फिर से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में देखें तो पहली बात तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया था। अगर आपसे भाग पूछा जाए किस भाग में जोड़ा गया था तो भाग 4 के क में जोड़ा गया था। इसके अलावा मौलिक जो कर्तव्य है आपका, इसकी जो प्रकृति है वो आपका गैर न्यायिक है। इसका जो विचार है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है, वो कौन कौन सा है? संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है, ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय समय प्रदान करना, समान भातृत्व की भावना रखना, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। इसके अलावा 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और 11वां है सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजें, ठीक है। ये जो लास्ट का जो 11वां मौलिक कर्तव्य दिख रहा है ये आपका जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। कब जोड़ा गया था? तो 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। बाकी का ऊपर का जो 10 मौलिक कर्तव्य है वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मानववाद का विकास करना यह आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा सद्भाव का विकास करना यह भी मौलिक कर्तव्य है और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा सुधार लाना, यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट आपका है जयलक्ष्मी ईश्वर ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसे सदियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो आपका उल्लेख है कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि का एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें मिलता है। इसके अलावा भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देवदासियों के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 सिज्विक और पोवेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो टेबल टेनिस की बात करेंगे तो इसका जो ऊपरी सतह होता है उसका जो लंबाई होता है वो आपका कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 2.74 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.74 मीटर यानी कि 274 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका टेबल टेनिस है उसका डायमेंशन आप लोग इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है। यह आपका टेबल टेनिस इसी टेबल पर आपका खेला जाता है, इसी प्रकार के टेबल पर जिसका जो ऊपरी सतह है उसका लंबाई पूछा गया है। तो इसका लंबाई आपका 274 सेंटीमीटर है। यह आपका दो भागों में बटा होता है, एक तरफ खिलाड़ी आपका यहाँ खड़ा होता है, एक तरफ यहाँ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि आपका इसका चौड़ाई कितना होता है तो चौड़ाई आपका 152.5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है।
बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना की बात करेंगे, यानी कि ITTF का, तो इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। इसके अलावा टेबल टेनिस ओलंपिक में कब शामिल हुआ है, तो 1988 में शामिल हुआ है। इसके अलावा ऊपरी सतह का होता है वो आपका उसका सतह होता है आपका आयताकार होता है, साथ में उसका जो आयाम होता है 274 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई आपका 152.5 सेंटीमीटर होता है, और मेज का जो ऊंचाई होता है भूतल से वो आपका 76 सेंटीमीटर होता है। यानी कि भूतल का है तो आपका जमीन से ऊंचाई की बात करेंगे तो 76 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को हम लोग मानसून में विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मानसून में विच्छेद कहते हैं। मानसून में विच्छेद कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, तो मानसून में विच्छेद जब पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो उस वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, और इसे ही हम लोग मानसून अवच्छेद कहते हैं। ठीक है, सॉरी मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक शब्द आपका है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को हम लोग एल नीनो कहते हैं। एल नीनो एक आपका स्पेनी वर्ड है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित इक्वाडोर, चिली और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका है मानसून अवसाद, ऑप्शन नंबर 3 है मानसून अवसाद यानी कि डीप डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, तो जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों ओर घूमती है, घने बादलों के साथ बारिश करती है, जब हवा की गति 31 से 50 किलोमीटर घंटा के बीच होता है तो इसे हम लोग लो डिप्रेशन कहते हैं। वही जब गति 51 से 62 किलोमीटर घंटा के बीच होता है तो इसे हम लोग डीप डिप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है सबसे पहले जो वर्षा होता है टकराता कहाँ पर है, तो केरल के मालाबार तट से टकराता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम होता है उससे वर्षा जो प्राप्त होता है कब से कब होता है, तो जून और सितंबर के मध्य में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। 1876 का वो दिन 26 सितंबर का वो दिन अभी आने वाला है, सितंबर अभी चल भी रहा है, तो उसी दिन आपका 1876 में सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है अपने मित्र के साथ मिलकर, उनके कौन मित्र हैं, तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो दादा भाई जो नौरोजी है इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ये जो आपका INC था यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। वो 3 अध्यक्ष बार कौन कौन कब कब बने हैं, तो एक तो आपका 1886 में बने हैं जब INC का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2nd अधिवेशन था। इसके अलावा एक आपका 1893 में, दूसरा आपका 1906 में, तीसरा। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, कौन सा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में क्या शामिल किया गया था, तो जो धन निकासी हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा उसी के बारे में बताया गया था। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी कार्य जो कि किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने पहली बार अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को कब शामिल किया था। ठीक है, तो इसे शामिल किया है आपका 2005 से 2006 के बजट में। इसके अलावा लैंगिक जो संवेदनशीलता होता है वो आखिरकार होता क्या है, तो वो होता है यानी कि हर लिंग यानी कि चाहे पुरुष हो या महिला का व्यक्ति दूसरे लिंग यानी कि चाहे पुरुष हो या महिला के प्रति सम्मान का भाव रखे। लिंग भेद को दरकिनार कर एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव होना ही आपका लैंगिक संवेदनशीलता है। इसके अलावा भारत ने 2005 में अपने केंद्रीय बजट के साथ साथ एक आपका लैंगिक बजट का भी निर्माण शुरू किया था। लैंगिक बजट एक ऐसी परियोजना है जो कि सार्वजनिक व्यय को ट्रैक करने और वितरित करने के लिए लैंगिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 किस मंत्रालय के तहत
आत्मनिर्भर और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ अंटार्कटिका पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय करने का लक्ष्य रखता है और भारतीय अंटार्कटिका प्राधिकरण IAA स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका, ऑप्शन नंबर 3 है आपका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये अंटार्कटिका जो अधिनियम है लाया गया था। पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है उनका संबंध ऑप्शन नंबर 4 शहनाई वादक से है। इसके अलावा उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है उनका जो असली नाम है वो आपका कमरुद्दीन खान है। इसको भी याद रखिएगा, शहनाई बजाने के लिए वो लोकप्रिय हैं। इसके अलावा आपका बता दें इन्हें 2001 में आपका भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनसे पहले आपका 3 लोगों को आपका सम्मानित किया गया, इनसे पहले 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये आपके तीसरे व्यक्ति थे। वो 2 लोग कौन थे? वो ठीक है, ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे व्यक्ति थे, लेकिन अब तक 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पहला जो किया गया आपका MS सुब्बालक्ष्मी को किया गया है। यह पहली भारतीय संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्हें 1998 में किया गया था। पंडित रविशंकर को 1999 में किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में किया गया था और सबसे लास्ट में आपका अभी तक पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 2022 में रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो राज्य सरकार है उन्होंने आपका जो रॉबिन उथप्पा जी हैं उनको आपका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार ने NIMH NS और नीति आयोग के साथ मिलकर जर्मनी में कर्नाटक हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया था और भारतीय क्रिकेटर जो रॉबिन उथप्पा थे उन्हें हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर है जो कि नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 5 दिवसीय जो उत्सव होता है गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो आप लोग भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी होगा कि दक्षिणी होगा कि पश्चिमी होगा कि उत्तर पूर्वी होगा। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गान नगाई जो त्यौहार है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर जो पूर्वी जो आपके राज्य हैं मणिपुर में मनाया जाता है, जो कि आपका क्या था? तो एक फसल उत्सव था। ठीक है, क्या था? तो एक फसल उत्सव था जो कि फसल के कटाई के बाद मनाया जाता है। मणिपुर में कौन सा समुदाय के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है? तो आपका मणिपुर में जेली यांग ग्रोंग समुदाय है, उसके द्वारा ये गान नगाई जो फेस्टिवल है आपका मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन भी आप याद रख लीजिएगा। 2023 में आपका तो 4 जनवरी को मनाया गया है, तो जनवरी के आसपास ये त्यौहार है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो ये त्यौहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है जब किसान अपने अन्न भंडार में अपने खदानों का भंडारण किया करते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि वो पदार्थ जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों पर लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। GST यानी कि GST होता क्या है? तो जैसा कि नाम में ही आपको लिखा गया है, G से आपका हो जाएगा गुड, S से हो जाएगा सर्विस और T से हो जाएगा टैक्स। ठीक है, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका भारत का में एक आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसके अलावा आपका वस्तु सेवा जो कर अधिनियम है आपका 2017 में संसद से पारित हुआ था और 1 जुलाई 2017 को इसे पारित कर दिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। पारित तो 19 मार्च को ही हो गया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है मार्च 2023 तक? तो ये ऊर्जा स्रोत आपका और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 कोयला है। भारत में सबसे बड़ी ऊर्जा संसाधनों में से एक आपका कोयला है, क्योंकि बिजली का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपका कोयला ही है। थर्मल पावर भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयला, गैस, डीजल,
प्राकृतिक गैस जैसे स्टीम जनरेटर का उपयोग करने वाले जंगल के आधार पर विभिन्न प्रकार के थर्मल पावर प्लांट है। कोयला की बात करेंगे तो यह आपका फोसिल्स है, यानी कि जीवाश्म के नाम पर जाना जाता है। यह देश की ऊर्जा का 55% हिस्सा पूरी तरह से है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो वित्तीय जो वर्ष होता है डैश से डैश तक चलता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो आपका कब से कब तक चलता है। तो दोस्तों आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से यहाँ 1 अप्रैल छूट गया है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका जो होता है वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपसे लिखा जाए ये आपका FY 2022 लिखा गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022, इससे आप क्या समझिएगा। इससे आपको समझना है कि 2022 आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो कब से कब तक चलेगा, इसका समय अवधि अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1 अप्रैल 2021 से आपका 31 मार्च 2022 तक का ये जो फाइनेंशियल डेट होगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 का वित्तीय वर्ष होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना आपका मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा भारत के संविधान में आपके पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक में वर्णित है। भाग पूछेगा तो 3 में है। ठीक है, इसके अलावा मूल रूप से आपके संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कब कहाँ पर रख दिया गया है, तो 300 के ए में रख दिया गया है। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो आपका समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 में संबंधित है। शोषण के खिलाफ अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। तो सबसे कम लिंगानुपात हमने पहले भी डिस्कस किया है, हरियाणा राज्य का था, तो राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। लिंगानुपात का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है वही लिंगानुपात को दर्शाता है। वही जो लिंगानुपात आपका 1000 पुरुष पर हरियाणा में कितना आपका महिला है, तो 877 महिला है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। वहीं पर आपका देखें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि भारत में 1000 महिलाओं पर कितनी महिला हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है, तो 943 महिला है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है या संघ शासित प्रदेश का है, तो दमनदीप आपका राइट आंसर होना चाहिए। उसके साथ दमनदीप का लिंगानुपात 618 है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका पुडुचेरी है, वहाँ का लिंगानुपात 1038 है। लेकिन आप बोलिएगा सर आपने तो राज्य बताया ही नहीं कि सबसे ज़्यादा राज्यों में लिंगानुपात कहाँ है, तो ये आपका केरल का है, जहाँ का लिंगानुपात 1084 है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका केरल का ही है। नेक्स्ट है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब आपका गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था, आपका डायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है, तो राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अस्थायी जो बंदोबस्त है वो आपका 1793 में आपका लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने का एक समझौता था। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व का आय का प्रमुख स्रोत था। अस्थायी बंदोबस्त ऐसे ही एक आपका भू राजस्व व्यवस्था था। इसे आपका जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले बंगाल, बिहार में पेश किया गया था, बाद में मद्रास और वाराणसी में भी पेश किया गया था। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक आपका क्या है, जमींदार है। ठीक है, ये एक आपका जमींदार है, बाकी यहाँ पर दोस्तों क्या है, किसान लोग हैं। ठीक है, तो अंग्रेज जो था वो आपका इस जमींदार से कह देता था कि इन किसानों से तुम कर लेकर आओ और हमको दो। ठीक है,
कर लेकर आओ और हमको दो, ठीक है। एक आपका डेटा मान लीजिए कि आपका 100 रुपया बोला कि हमको एक महीने में 100 रुपया हमको चाहिए ही चाहिए, तुम जैसे भी इनसे कर लो, ठीक है, मार के लो, पीट के लो या जैसे भी लेना है, लेकिन लो और हमको 100 रुपया कर हमको एक महीने का दो। इसे ही जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि मुद्रा की आपूर्ति की इन मापों में किसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। तो समस्त मौद्रिक संसाधन आपका M3 जो है उसको कहा जाता है। जो मुद्रा की जो आपूर्ति होती है उसको 4 प्रकारों में बांटा गया है। RBI के द्वारा बांटा गया था 1977 में, ठीक है। वो 4 प्रकार है आपका, एक M1 है, एक आपका M2 है, M3 M4 है। वो M2 में क्या क्या होता है तो आपका जनता द्वारा धारित नोट प्लस सिक्के, ठीक है, यानी कि करेंसी, ठीक है। इसके अलावा DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट जो कि आपका वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्धारित निम्न मांग जमा होता है उसको M1 के श्रेणी में रखा जाता है। M2 की श्रेणी में M1 को तो रखा ही जाएगा, साथ में डाकघर में जो बचत बैंक का जमा होता है यानी कि डाकघर में जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उन सभी रुपये को भी आपका M2 में रखा जाता है। इसके अलावा M3 की बात करेंगे तो M3 में आपका M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों का निवल सावधि जमा। इसके अलावा M4 में M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, ठीक है। ये आपका M3 में M2 हो जाएगा, M2 प्लस, ठीक है, M1 नहीं होगा, M2 प्लस होगा। इसके अलावा M1 और M2 को आपका संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा M1 लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और आसान है, जबकि M4 सभी में सबसे कम तरल है। इसके अलावा M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है और इसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने प्रचलित वर्ग से संबंधित जमींदारों और निम्न जातियों से संबंधित कृषि मजदूरों के बीच संबंधों की प्रकृति में बदलाव को डैश में बदलाव के रूप में वर्णित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संरक्षण से शोषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो जॉन ब्रेमन था वो आपका भारत और विशेष रूप से गुजरात में श्रमिकों के जीवन का परिश्रम पूर्वक व्यवहारिक और रचनात्मक रूप से अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज का रहा 25 आपका क्वेश्चन आंसर, जो कि आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। जय हिंद।